नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा कैसे पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। 2 दिन के इस दौरे में इजराइल के साथ दोस्ती, डील और पार्टनरशिप के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज दोनों देशों के बीच 16 समझौते हुए हैं और सबसे पहले हम इसी दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत के बाजारों में पहली बार चीन में बने सस्ते मोबाइल फोन्स की बिक्री कम हो रही है। भारत में चीन की 9 बड़ी स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों की कुल कमाई 4.5% कम हो गई है। इसमें शाओमी, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड्स हैं। भारत में स्मार्टफोन बाजार अब तेजी से बदल रहा है। अब भारत के लोग चीन के सस्ते फोन खरीदने की बजाय बेहतर क्वालिटी के महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने की आदत आपके दिमाग को हाईजैक कर रही है। एक स्टडी में यह पता चला है कि मोबाइल फोन पर लगातार स्वाइप और स्क्रॉल करने की आदत आपके दिमाग की एकाग्रता और मानसिक शांति पर बहुत गहरा असर डालती है और इसकी वजह से लोगों के अंदर अब तनाव और एंजाइटी बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिनों के इजराइल दौरे को 5 पॉइंट्स में जल्दी से समझिए। पहला, भारत और इजराइल के बीच डिफेंस, कृषि, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन जैसे मुद्दों पर 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 16 समझौते हुए हैं। दूसरा, दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है, यानी अब दोनों देश व्यापार के अलावा सुरक्षा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और बड़े ग्लोबल मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। पहले भारत और इजराइल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब ये दोस्ती और गहरी हो गई है। तीसरी बात, अगले 5 वर्षों में भारत के 50,000 लोगों को इजराइल में नौकरी मिलेगी। चौथा पॉइंट, भारत बहुत जल्द इजराइल के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। इससे दोनों देशों के बीच टैरिफ कम होंगे और व्यापार तेजी से बढ़ेगा। और 5वीं बात, अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम इजराइल में भी चलेगा। इससे भारत के जो टूरिस्ट हैं, भारत के छात्र और व्यापारियों को काफी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्वक समाधान पर जोर दिया और कहा कि भारत इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलेम में याद वाशेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल में तानाशाह अडोल्फ हिटलर के शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस दौरान मौजूद थे।
अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, याद वाशेम, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा होलोकॉस्ट स्मारक है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी नरसंहार की याद में बनाया गया है। ये नरसंहार हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने किया था और इसी नरसंहार को होलोकॉस्ट कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। वर्ष 1953 में बने इस स्मारक में 50 लाख से ज्यादा यहूदियों के नाम दर्ज हैं। याद वाशेम हिब्रू भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका मतलब होता है एक स्मारक और एक नाम। इसका भाव यह है कि जिन लोगों को हिटलर ने मिटाने की कोशिश की, उनके नाम और यादें हमेशा जीवित रहें। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद में अपने भाषण के आखिर में कहा था, एम इजराइल खाई। ये इजराइल की लोकल भाषा हिब्रू के शब्द हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है इजराइल अमर रहे। और ये नारा सुनते ही वहां संसद में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू सहित सभी सांसद खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे और ये तालियों का सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। इसलिए अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल की संसद में गए तो वहां उनका कितना शानदार स्वागत हुआ। तालियों की इस गड़गड़ाहट को आप सुनिए। आम इजराइल खाए। जय हिंद। थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के को जो ये सम्मान है, ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो दुनिया के पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को खुद इजराइल की संसद के स्पीकर ने ये सम्मान दिया और तब इजराइल की संसद में लगातार तालियां बजती रहीं और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे भी वहां पर लग रहे थे। कल मुझे इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजराइल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। कल हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ऐसी है कि वो दो विरोधी देशों को भी एक साथ एक मंच पर लेकर आ जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इससे पहले फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला यह फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। तब प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सम्मानित किया था और इजराइल और फिलिस्तीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों कट्टर दुश्मन है और हाल ही में गाजा में इजराइल और हमास के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है और गाजा फिलिस्तीन में ही है और आप जानते हैं कि किस तरह के संबंध हमास और इजराइल के बीच हैं
किस तरह के संबंध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही कट्टर दुश्मन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया के 30 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इससे आपको पता चलेगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय क्या है और पूरी दुनिया इस समय भारत को किस नजर से देखती है। लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इजराइल भी अपने देश का इतना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देता है और इजराइल का जो कट्टर दुश्मन है फिलिस्तीन, वो भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देता है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि भारत अकेला ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता होंगे जो दो कट्टर देशों के नेताओं को भी एक मंच पर लेकर आ जाते हैं। और अगर वो इजराइल का दौरा करते हैं तो फिलिस्तीन से उनके रिश्ते खराब नहीं होते, और अगर वो फिलिस्तीन का दौरा करते हैं तो इजराइल से उनके रिश्ते खराब नहीं होते। और अगर आप इजराइल की भी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल भी जाते हैं, वो सऊदी भी जाते हैं, वो यूएई भी जाते हैं और वो ईरान में भी अच्छे संबंध रखते हैं, जबकि ये सारे देश आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इजराइल और ईरान तो बिल्कुल अलग अलग खेमों में हैं, लेकिन भारत के संबंध इजराइल से भी हैं और ईरान से भी हैं। आज इजराइल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लगातार ट्रेंड करता रहा। इससे पता चलता है कि इजराइल के लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर और उन्हें लेकर काफी दिलचस्पी है। यह आप देखिए इजराइल में किस प्रकार आज मोदी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा था। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की सबसे दिलचस्प तस्वीर देखिए। कल रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया था और इस दौरान नेतन्याहू ने भारतीय वेशभूषा पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने ठीक उसी तरह की हाफ जैकेट पहनी थी जैसी प्रधानमंत्री मोदी पहनते हैं। और जब दो देशों के प्रधानमंत्री इतने पक्के दोस्त बन जाते हैं तो वो एक दूसरे की भाषा में एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, एक दूसरे के जैसे कपड़े भी पहनते हैं और ये सब अपने दोस्त के सम्मान में किया जाता है। नेतन्याहू ने खुद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। ये देखिए उनका पोस्ट, और उन्होंने हिंदी में ये पोस्ट किया है। खास बात ये है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जवाब दिया कि बहुत ही शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। तो ये दोस्ती की जुगलबंदी जो है, ये आप देखिए, दोनों एक दूसरे की भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के जैसी जैकेट पहनकर उनका स्वागत करते हैं। दोनों एक दूसरे की भाषाओं में एक दूसरे के लोगों को संबोधित करते हैं। Near to the flags. Say Indian dress. Near to the flags. Say Indian dress. आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू से पहली बार इजराइल में एक भारतीय रेस्टोरेंट में ही मिले थे। यानी भारत उनकी पर्सनल लाइफ का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। That I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. तो बेंजामिन नेतन्याहू और सारा नेतन्याहू की जो लव स्टोरी है, उसकी शुरुआत भी भारतीय रेस्टोरेंट में भारत के खाने के साथ ही हुई थी। इजराइल में एक बार फिर
प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी दिखाई दी। इजराइल की संसद को संबोधित करने के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक ही कार में यात्रा की और ये रही उसकी तस्वीर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया। और इस मुलाकात के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल अमर रहे के नारे का जवाब जय हिंद से दिया। Am Israel Chaya. Am Israel Chai. As you said, Am Israel Chai. Jai Hind. And it's wonderful to have you, Prime Minister. May you go from strength to strength. Am Israel Chaya. Am Israel Chai. As you said, Am Israel Chai. Jai Hind. तो देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अभिनंदन जय हिंद कहकर कर रहे हैं और भारत के 146 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि इजराइल में जय हिंद गूंज रहा है। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इजराइल से भारत का रिश्ता खून और बलिदान से लिखा गया है। वर्ष 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने इजराइल के हाइफा शहर को ऑटोमन और जर्मनी की सेना से आजाद करवाया था और इस युद्ध में तब 4000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सैनिक मेजर ठाकुर दलपत सिंह को भी याद किया, जिन्हें इजराइल आज भी अपना हीरो मानता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हाइफा की आजादी के लिए भारत के सैनिक शेरों की तरह लड़े थे। India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. In the First World War, when we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country, the British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives? Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. आप में से बहुत सारे लोगों को यह कहानी नहीं पता होगी। वर्ष 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इजराइल का हाइफा शहर ऑटोमन सेना और जर्मनी की सेना के कब्जे में था। जब ब्रिटेन की सेना ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में उतरी तो उस सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारत के सैनिक भी लड़ रहे थे और इनमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिक शामिल थे। 26 साल के मेजर ठाकुर दलपत सिंह जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उस समय और 23 दिसंबर 1918 को मेजर ठाकुर दलपत सिंह को ऑटोमन की सेना पर हमला करने का आदेश मिला और इसी दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइफा एक पहाड़ी इलाका है जहां पर ऑटोमन की सेना बहुत ऊंचाई पर बैठकर अपने आधुनिक तोप और मशीन गनों के साथ लड़ रही थी। यानी उस जमाने के हिसाब से उनके पास बहुत आधुनिक लेटेस्ट हथियार थे, जबकि जोधपुर के घुड़सवार सेना निचले इलाके में थी और उनके हाथों में सिर्फ भाले और तलवारें थी। यानी ये जो युद्ध था ये भाले, तलवार और तोप और बंदूकों के बीच था
और गोलियों की बौछार के बीच भारतीय सेना हाइफा की गलियों में घुस गई और ऑटोमन सेना के ठिकानों को एक एक करके उन्होंने ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने लगभग 1350 ऑटोमन सैनिकों को बंदी बना लिया और उनके हथियार छीन लिए और इस तरह हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य से भारत के सैनिकों ने अपनी वीरता से, अपने शौर्य से आजाद करा दिया। हाइफा में भारत के सैनिकों का यह युद्ध दुनिया में आखिरी सफल घुड़सवार सेना का युद्ध माना जाता है, जब भारत के सैनिक घोड़े पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, घुड़सवार थे। ये उसी जमाने की तस्वीरें हैं 1918 की, जो अभी आप देख रहे हैं। और अभी जो हमने इसको एक रिक्रिएट करने की कोशिश की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और आप देखेंगे एक सेना है जिसके पास तोप हैं, बंदूकें हैं, और दूसरी सेना है जो घोड़ों पर है, भालों के साथ और तलवारों के साथ। और देखिए यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। एआई ने उस समय यह युद्ध कैसे लड़ा गया होगा वो तस्वीरें बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसी युद्ध में मेजर दलपत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। और इसीलिए इजराइल में आज भी उन्हें हाइफा का हीरो कहा जाता है। अपनी असाधारण वीरता के लिए उन्हें ब्रिटिश सेना ने भी मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इजराइल की मशहूर वेब सीरीज, जो भारत में भी बहुत लोकप्रिय है, जिसका नाम है फौदा के कलाकारों से भी आज उन्होंने मुलाकात की। फौदा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अफरा तफरी। और इस वेब सीरीज में इजराइल की एक अंडर कवर स्पेशल यूनिट फिलिस्तीन के आतंकवादियों के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है। और इसमें सब कुछ बिल्कुल असली लगता है, क्योंकि इसके एक मुख्य कलाकार इजराइल की स्पेशल फोर्स में काम भी कर चुके हैं। वर्ष 2015 में इस वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी और अब ये पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अच्छी बात है कि इस मुलाकात के लिए सिर्फ एक सेल्फी ही काफी थी, किसी अंडर कवर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, थोड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। हमारे जो लोग वहां रहते हैं उनसे मिले। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के टेल अवीव शहर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और ख़ास बात यह है इन तस्वीरों में, अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री मोदी टेल अवीव पहुंचे थे तब भी इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी दोनों एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले टेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तब भी बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू दोनों उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कितने अच्छे रिश्ते हैं, कितनी गहरी दोस्ती है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को एयरपोर्ट लेने भी गया और वापसी में एयरपोर्ट छोड़ने भी गया। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, डिप्लोमेसी में बहुत कम देखने को मिलता है। अब आपको अपने देश वापस लाते हैं और भारत की वायुसेना की ताकत की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें जारी की हैं। यह एक ऐसा हथियार है जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन या हवाई हमले को रोक सकता है। यह भारत का अब तक का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। यह भारत का सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और आपको याद होगा इसका नाम है सुदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने ही
पाकिस्तान की सीमा में 314 किलोमीटर दूरी तक एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हवा में नष्ट कर दिया था और यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में आज तक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी दूरी तक किसी लक्ष्य को नष्ट नहीं किया है। भारत ने वर्ष 2018 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए में रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस के 5 स्क्वाड्रन खरीदने की डील की थी और इसमें से 3 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं और बाकी के 2 स्क्वाड्रन भी जल्द ही मिल सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपने S-400 डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें जारी की हैं। आपने सुना बहुत होगा, इसके बारे में खबरें आपने सुनी होंगी कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने शानदार काम किया जब इसने भारत की जबरदस्त रक्षा की, भारत की सीमा की। लेकिन आज उसकी तस्वीरें देखिए। तो यह है भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से खरीदा था, लेकिन अब हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत जल्द विकसित कर रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे की बात बताते हैं, क्योंकि आजकल वो भी अपने विदेश दौरे पर हैं। वो 4 दिनों के लिए अपने विदेश दौरे पर गए थे और ये विदेश दौरा है सिंगापुर और जापान का। पहले वो 2 दिन के लिए सिंगापुर गए और उसके बाद अब वो जापान पहुंचे हैं और जापान में योगी आदित्यनाथ ने मैगलेव नाम की ट्रेन में यात्रा की और यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेन में से एक है। इसकी अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है और जब योगी आदित्यनाथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे तब इस ट्रेन की रफ्तार थी 501 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा की कुछ तस्वीरें देखिए जो आज जापान से आई है। But the speed of 133, I think, the comfort of riding is very smooth. So, when the magnet is operating commercially, the truck will be covered with सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो जापान की ट्रेन है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये इतनी रफ्तार है कि बहुत सारे जो हवाई जहाज हैं वो भी लगभग 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ते हैं। यानी लगभग वही स्पीड अचीव कर ली है जो कि किसी मध्यम दर्जे के हवाई जहाज की स्पीड होती है। जापान की मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय शक्ति के जरिए पटरी से थोड़ी ऊंचाई के ऊपर चलती है। यानी ये पटरी पर नहीं चलती, पटरी से ऊंचाई पर हवा में चलती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से जैसा मैंने आपको कहा इसकी जो स्पीड है वो लगभग एक हवाई जहाज जितनी है, क्योंकि ये गाड़ी पटरी पर टिकी नहीं होती बल्कि चुंबकीय शक्ति की वजह से ये पटरी से थोड़ा ऊपर उठकर चलती है।
ये योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की पहली यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश जुटाना है। दोनों देशों की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब थोड़ी एआई की बात करते हैं। आजकल चारों तरफ एआई की चर्चा है और लोग कहते हैं कि जब एआई पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा तब ये बहुत सारे करोड़ों लोगों की नौकरी खतरे में डाल देगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। अभी तक हम सिर्फ इसी बारे में सोचते हैं कि अगर एआई आया तो नौकरियों का क्या होगा और एआई आने के बाद कितने लोगों की नौकरी जा सकती है और फिर वो लोग क्या करेंगे। और हमारे देश में भी हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी कंपनियों में अच्छी नौकरी करें और उन्हें अच्छी सैलरी मिले। इसलिए हमारे देश में अभी तक जो पारंपरिक सोच थी उसके मुताबिक ज़्यादातर बच्चे इंजीनियर, बैंकर, अकाउंटेंट या मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। ये नौकरियां वाइट कॉलर नौकरियां होती हैं और ऐसी नौकरियों में ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब ऐसे वाइट कॉलर जॉब्स को लेकर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है सिट्रिनी रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है जो नई रिपोर्ट है जिसका नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। 2028 की ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस यानी एक क्राइसिस आने वाला है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2028 तक भारत सहित दुनिया भर में ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी और इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। जब यह रिपोर्ट जारी हुई और जो इस रिपोर्ट में सिफारिशें लिखी गई हैं, जो इन्होंने भविष्य के बारे में अपना प्रेडिक्शन दिया है, उसके बाद दुनिया भर के आईटी शेयरों में गिरावट आनी शुरू हो गई और एआई की वजह से होने वाली बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट आपको आपके भविष्य के बारे में बता रही है। पहला, एआई की वजह से बहुत कम लोगों के पास काम रह जाएगा। बस कुछ ही लोग बचेंगे जिनके पास रोजगार होगा। जो काम पहले 1000 लोग किया करते थे अब वो काम 100 लोगों में भी हो सकेगा। इतनी एआई जो है नौकरियों को ले लेगा। यानी अब आगे चलकर किसी भी काम को करने के लिए बहुत कम लोगों की आवश्यकता होगी। दूसरा, व्हाइट कॉलर जॉब्स पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने वाला है और यह असर परमानेंट हो सकता है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब्स मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। इसलिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ज्यादा चिंता करने वाली बात है। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में है या ये समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं उनकी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। तीसरी बात, जब बड़ी संख्या में ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो इनकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी और जब उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो इनका खर्चा भी घटेगा। खर्च करेंगे कैसे जब तनख्वाह कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी और ये बेरोजगार हो जाएंगे। लोग कम खर्च करेंगे तो सामान बनाने वाली कंपनियों की कमाई भी घट जाएगी क्योंकि बाजार में सामान खरीदेगा कौन। चौथा, लोअर वेज इकोनॉमी का खतरा अब बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि लोगों को हाई सैलरी वाली नौकरियां अब आगे नहीं मिलेंगी। आज जो लोग बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों पर हैं आगे चलकर उन्हें ऐसी नौकरियां नहीं मिलेंगी जिनकी उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। ज्यादातर लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसकी वजह से उनका खर्चा भी उन्हें कम करना पड़ेगा और उनकी बचत भी कम हो जाएगी, सेविंग भी कम होगी और एक्सपेंडिचर भी कम होगा। लोअर वेज इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ज्यादातर लोगों की सैलरी कम हो जाती है या लोग मजबूरी में कम सैलरी वाली नौकरी करने लगते हैं। पांचवी बात यह कि इस एआई का असर सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं होगा बल्कि बैंकिंग, रियल एस्टेट और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आज एआई को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई नई नौकरी या नए मौके देगा या फिर मिडिल क्लास की व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। आज एआई डेटा एनालिसिस, कोडिंग, कस्टमर सर्विस, कंटेंट राइटिंग, लीगल रिसर्च और अकाउंटिंग जैसे लगभग हर व्हाइट कॉलर क्षेत्र में एआई प्रवेश कर चुका है।
चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का मानना है कि एआई ज्यादातर उन लोगों की नौकरियां लेगा जो कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। इसलिए अगर आप भी कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई काम करते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। वहीं एक और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई का कहना है कि अगले 2 वर्ष में एंट्री लेवल पर जॉब्स आधी रह जाएंगी, आधी नौकरियां खत्म हो जाएंगी एंट्री लेवल की। हमारे देश में मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, मार्केटिंग ऐसे सेक्टर्स में काम करता है। ये लोग होम लोन्स लेते हैं, अपनी गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और वेकेशन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं। अगर मिडिल क्लास इतने बड़े संकट में आया और मिडिल क्लास में अगर लोगों की नौकरियां चली गई तो इसका असर कुछ इस तरह से हो सकता है। जरा असर देखिए। जब इतनी बड़ी संख्या में मिडिल क्लास लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी या उनकी तनख्वाह कम हो जाएगी तो इसकी वजह से वो अपनी ईएमआई चुकाने में या तो देरी करेंगे, डिफॉल्ट कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि अपनी ईएमआई चुका ही ना पाएं। आज हमारे देश में लोगों ने होम लोन लिए हुए हैं, कार लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का बिल उन्हें अगर चुकाना है तो अब आने वाले समय में ये सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। जब लोग हैं इस प्रकार के, वो बैंक का लोन या ईएमआई नहीं देंगे तो बैंकों का घाटा बढ़ने लगेगा। हमारे देश की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा हमारी घरेलू खपत से आता है। घरेलू खपत मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो बाजारों में जो सामान खरीदते हैं उनका जो खर्चा होता है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। लेकिन जब ये लोग खर्च करना ही बंद कर देंगे तब क्या होगा? अगर लोग बेरोजगार होने लगेंगे तो वो वेकेशन पर नहीं जाएंगे, बाहर छुट्टियां मनाना बंद कर देंगे, बाहर खाना खाने के लिए जाना बंद कर देंगे, इसके बाद नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नई बाइक नहीं खरीदेंगे, नया घर खरीदने का फैसला टाल देंगे, महंगे महंगे गैजेट्स नहीं खरीदेंगे, नया मोबाइल फोन नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि ये सारे जो सेक्टर हैं ये बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। इसका असर रिटेल सेक्टर पर पड़ेगा, रियल एस्टेट पर पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा, टूरिज्म पर पड़ेगा, ई कॉमर्स पर भी पड़ेगा और इन सब का असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों की कमाई जब घट जाएगी तो उनके शेयरों में भी भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि उनका मुनाफा भी कम होने लगेगा। इसका सबसे ताजा उदाहरण भारत और अमेरिका की आईटी कंपनियों के शेयरों के पिछले 1 महीने के प्रदर्शन में आप देख सकते हैं। पिछले 1 महीने में भारत की आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयरों में 15 से 23% तक की गिरावट आ चुकी है। वहीं आईबीएम और एक्सेंचर जैसी अमेरिकी आईटी कंपनियों के शेयरों में भी 1 महीने में 20 से 30% तक गिरावट आई है। आईबीएम में तो कमाल ही हो गया था। हमारे देश में सिर्फ आईटी सेक्टर में लगभग 54 लाख लोग काम करते हैं और इस समय हमारे देश की जीडीपी में आईटी सेक्टर का अकेले का योगदान 7% है, 7%। अगर बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग और मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो इन व्हाइट कॉलर क्षेत्रों में काम करने वाले मिडिल क्लास लोगों की संख्या कई करोड़ हो जाती है। अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ नौकरियों पर असर हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक एआई वर्ष 2030 तक यानी अब से 4 साल बाद दुनिया भर में 9 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ये कहता है कि एआई का असर दुनिया की लगभग 40% नौकरियों पर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की रिसर्च कंपनी सिट्रेनी रिसर्च ने जो भी दावे किए हैं, क्या ये दावे सही हैं? उन्होंने जो भविष्य का आकलन किया है, क्या ये संभव है? अब इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं और इसके खिलाफ भी तर्क दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ 2 सबसे महत्वपूर्ण तर्क हैं जो इस थ्योरी को गलत साबित करते हैं। पहला, अभी एआई एजेंट इतने सक्षम नहीं हुए हैं जितना कंपनियां दावा कर रही हैं। कई कंपनियां इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, निवेशकों को प्रभावित करने के लिए एआई की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं। असली दुनिया के काम किताबों जैसे आसान नहीं होते, वो बेहद जटिल होते हैं। पढ़े लिखे और होशियार लोग भी सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभव से सही काम कर पाते हैं। इसलिए अनुभव जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन अनुभव कहां लाएगा? दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि एआई जिस डेटा से बना है वो सारा डेटा इंसान के दिमाग से आया है। और एक और बात यह है कि जब एआई बिना निगरानी के काम करता है तो वो अक्सर गलतियां करता है। इसका मतलब यह है कि एआई आएगा तो जरूर, लेकिन उसके ऊपर भी इंसान की निगरानी बहुत आवश्यक होगी। इंसान की निगरानी के बिना जब जब एआई को कोई काम दिया जाता है तो ज्यादातर वो गलतियां करता है। इसलिए एआई आज भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचा है। दूसरा तर्क यह है कि भारत जैसे देशों में एआई से बड़ा आर्थिक संकट शायद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अकेले आईटी सेक्टर पर नहीं टिकी है, बल्कि हमारे देश में लोग कृषि सेक्टर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। तो हमारे देश में हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर में भी काम नहीं करते, इसलिए हो सकता है कि उन पर इसका असर कम पड़े। हमारे देश में वैसे भी जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, जिसमें लोग श्रमिक हैं, मेहनत से काम करते हैं। कोई उबर चलाता है, गाड़ियां चलाता है हमारे देश में जो डिलीवरी बॉयज इतनी बड़ी संख्या में हैं, और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो हैं जो अपनी मेहनत से काम करते हैं, और एआई के लिए उसे रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए पश्चिमी देशों पर हो सकता है कि एआई का कहीं ज्यादा असर हो। भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं पड़ेगा जितना कि पश्चिमी देशों में पड़ रहा है। और इतिहास बताता है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो कुछ पुरानी नौकरियां खत्म होती हैं, लेकिन उसकी जगह नई नौकरियां और नए अवसर भी आते हैं। एआई भी डेटा इंजीनियर्स, एआई ट्रेनर्स, साइबर सिक्योरिटी और एआई मॉनिटरिंग जैसी नई नौकरियां पैदा करेगा। जो लोग 10 से 15 साल से एक ही तरह का काम कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन जो लोग खुद को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट रखेंगे वो लोग बच जाएंगे, और जो अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, उनकी नौकरी और जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो लोग जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, और एक वो लोग जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते। जो लोग एआई को नहीं इस्तेमाल करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे, और जो लोग एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे वो लोग काफी आगे निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर आपको जितने भी ऐप्स उपलब्ध हैं, जितने भी इंटरनेट पर अलग अलग टूल्स उपलब्ध हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग आगे निकल गए। और जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आज भी ठीक से करना नहीं जानते, वो लोग पीछे चले गए। अब एक और चीज जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है, और एक नई स्टडी आई है उसके बारे में बताते हैं। इसलिए अब आप ये देखिए कि कैसे रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत आपके दिमाग को हाईजैक कर रही है। आप में से ज्यादातर लोग लगातार रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, और लगातार आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, हम सब की जेब में एक छोटी सी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन में कभी ना खत्म होने वाली वीडियो की अनंत दुनिया है। इसके अंदर करोड़ों वीडियोस हैं, और आप जब भी कोई रील या कोई शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब 5 मिनट 50 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, और कई बार तो इससे ज्यादा समय भी आपका बीत जाता है। आप एक बार इस अंधे कुएं में कूदते हैं तो उसके बाद लगातार रील्स को ऐसे ही स्क्रॉल करते चले जाते हैं। रील्स और शॉर्ट्स का क्या असर हो रहा है, इसे लेकर दुनिया भर में लगभग 98,000 लोगों पर 71 प्रकार की स्टडीज की गई और उनका विश्लेषण किया गया। यह रिसर्च अमेरिका की एक मैगजीन में प्रकाशित हुई है, और इस रिसर्च में ज्यादातर लोगों की जो उम्र थी वो 20 साल के आसपास थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये रिसर्च युवाओं पर की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा शॉर्ट्स और ज्यादा रील्स देखने से ध्यान देने की जो क्षमता होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, वो कम हो जाती है। आपका किसी चीज में ज्यादा देर तक ध्यान लगेगा ही नहीं। आत्मनियंत्रण घट जाता है, सेल्फ कंट्रोल जिसे आप कहते हैं। आपका अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है, और आपका जो तनाव है और एंजाइटी वो बढ़ जाती है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक रील्स
इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि हर कुछ सेकंड में नया और मजेदार कंटेंट आपको मिलता रहे, जिससे आपके दिमाग को अचानक से एक खुशी मिलती है। बार बार ऐसी आदत पड़ने से दिमाग तेजी से बदलाव का आदी हो जाता है। उसे ठहरना नहीं है, उसे हर पल कुछ नया देखना है। और फिर पढ़ाई जैसे ध्यान देने वाले काम, कंसंट्रेशन वाले काम आपके लिए मुश्किल होने लगते हैं। ये जो एप्स हैं जिसमें आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इन्हें इस प्रकार से ऐसे एल्गोरिथम के साथ डिजाइन किया गया है कि आप एक बार जब देखना शुरू करेंगे तो आप उससे हट नहीं पाएंगे, आप लगातार देखते ही चले जाएंगे। आज देश में बहुत सारे लोग रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत के शिकार हो रहे हैं। बच्चों और युवाओं का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। वो मोबाइल फोन उठाते हैं और अपना जरूरी काम भी अधूरा छोड़कर मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है, क्योंकि हर वीडियो के बाद अगला वीडियो अपने आप आ जाता है और दिमाग कहता है बस एक और, बस एक और। यह असर सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहता। खाने, पैसा खर्च करने या गुस्से पर काबू करने में भी आप नियंत्रण अब खत्म होने लगता है। रील्स में दूसरों की परफेक्ट जिंदगी दिखाई देती है, दूसरों की शानदार जिंदगी दिखाई देती है और दूसरों की सफलता दिखती है, और फिर हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इससे हम उनके साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें तनाव होता है और हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से नींद भी खराब होती है और दिमाग को तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो सोचिए, आपके दिमाग को लगातार आराम नहीं मिल रहा, आपकी आंखें लगातार व्यस्त हैं। समस्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि रील्स देखने की लत है। जैसे मन ना होने पर भी देखना, काम छोड़कर देखना और बोरियत से बचने के लिए रील्स को देखना, या फिर खुद को व्यस्त रखने के लिए रील्स देखना। आज कोई भी व्यक्ति कभी भी रील्स देखना शुरू कर देता है। अगर बोर हो रहा है तो भी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो भी बीच में ब्रेक लेकर रील्स देखना शुरू कर देता है। और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भी भटक रहा है तो आपको अपनी आदतों में तुरंत कुछ बदलाव करना जरूरी है। समस्या हमने आपको बता दी, अब देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको आज मैं एक एक्सरसाइज देता हूं। क्या आप हर रोज 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन से अलग रह सकते हैं? तो हर रोज 20 मिनट तक बिना मोबाइल फोन के बैठें, किताब पढ़ने की आदत डालें, मेडिटेशन करें और एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक ही बार में बहुत सारे काम करते हैं, उसी समय मोबाइल फोन भी देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर भी, अपने स्मार्टफोन पर भी एक से ज्यादा ऐप्स एक ही बार में देखते रहते हैं। वो क्रिकेट का मैच भी लगातार साथ में देख रहे हैं और साथ में रील्स भी देखते जा रहे हैं, साथ में अपने मैसेजेस भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ में फेसबुक भी खोला हुआ है, साथ में व्हाट्सएप भी खोला हुआ है। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और हो सकता है कि साथ में खाना भी खा रहे हो। और आपको हफ्ते में एक दिन अपना नो स्क्रीन डे तय करना चाहिए, जिस दिन आप स्क्रीन को देखेंगे ही नहीं, और इससे धीरे धीरे आपकी जो ध्यान की क्षमता है वो वापस आ सकती है। इसके अलावा एक और बेहद काम की बात, जैसे आप खाने पीने में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वैसे अब आपको डिजिटल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन की टाइम लिमिट तय करें, सोने से 1 घंटा पहले से मोबाइल फोन का प्रयोग बंद कर दें, नोटिफिकेशंस बिल्कुल कम करें और पढ़ाई या जरूरी काम के समय या दफ्तर में काम करते समय हमेशा अपने आप को मोबाइल फोन से दूर रखें। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ बनाना है तो अच्छा खाना खाइए। जितना अच्छा और शुद्ध खाना खाएंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है और जो कंटेंट आप देखते हैं वो आपके दिमाग का भोजन होता है। अगर आप अपने दिमाग को घटिया भोजन देंगे, आप अपने दिमाग को घटिया विचार देंगे, खराब कंटेंट उसके अंदर डालेंगे, तो आपके दिमाग की सेहत खराब हो जाएगी। और अगर आप उसे अच्छा कंटेंट देंगे, साफ सुथरा कंटेंट अपने दिमाग में डालेंगे, तो उससे आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। इसलिए अपने दिमाग को अच्छा और शुद्ध भोजन दीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे भारत के बाजारों में पहली बार चीन में बने सस्ते मोबाइल फोन्स की बिक्री कम हो रही है और अब भारत के लोग बेहतर क्वालिटी के महंगे और लेटेस्ट स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं।
विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत के बाजारों में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के बाजारों में पहली बार चीन में बने सस्ते मोबाइल फोन्स की बिक्री अब घट रही है और भारत के लोग अब बेहतर क्वालिटी के महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं। चीन की 9 बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भारत में अपने फोन बेचती हैं और इसमें शाओमी, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। अभी तक भारत के बाजारों में इन सारे चाइनीज फोन्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती थी, खास तौर पर इनके सस्ते फोन जो 20,000 रुपए से कम की कीमत में आते हैं। और ये फोन भारत के लोगों में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि इनके अंदर सारे फीचर्स बहुत सस्ते में मिल जाते थे। भारत में चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कुल रेवेन्यू 4.5% तक घट गया है और चीन के स्मार्टफोन्स की बिक्री 38% से घटकर अब 29% पर आ गई है। उनका जो मार्केट शेयर है वो 38% हुआ करता था, अब 29% पर आ गया है। भारत में अब आप ये कहेंगे कि लोग अगर चीन में बने ये सस्ते स्मार्टफोन्स नहीं खरीद रहे हैं तो लोग क्या खरीद रहे हैं? तो अब भारत में ऐसे स्मार्टफोन्स ज्यादा बिक रहे हैं जिनकी कीमत 45,000 रुपए से भी ज्यादा है और उन्हें प्रीमियम स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। भारत में वर्ष 2023 में 36% प्रीमियम स्मार्टफोन्स बिके थे। उसके मुकाबले 2025 में यह आंकड़ा 47% तक पहुंच गया और इन नए स्मार्टफोन्स में एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के प्रीमियम स्मार्टफोन्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। 2025 में आईफोन का रेवेन्यू 18% बढ़ गया हमारे देश में और सैमसंग का व्यापार भी 12% बढ़ गया। भारत में आईफोन 16 जैसे प्रीमियम मॉडल्स की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025 में यानी पिछले साल एप्पल का यह स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया था। तब इसने चीन की वीवो कंपनी के स्मार्टफोन को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, जबकि आईफोन 16 की कीमत वीवो से 3 गुना से भी ज्यादा है। भारत के लोग स्मार्टफोन खरीदने में अब ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, अब लोगों को ईएमआई के ऑप्शन से ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं लगता, तो बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं और उन्होंने ईएमआई से फोन खरीद लिया। अब एप्पल भी नई नई स्कीम्स लेकर आया। ये जो जितने महंगे फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने भारत के लोगों को रिझाने के लिए बहुत आसान किश्तों में अपने फोन बेचने शुरू कर दिए हैं और लोग किश्तों पर फोन खरीद रहे हैं। अब जब वो किश्तों पर खरीदते हैं तो वो महंगा फोन खरीद रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के युग में लोगों को अच्छा कैमरा और लेटेस्ट फीचर्स वाले फोन चाहिए जिनकी क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर हो। और तीसरा, जो महंगे फोन हैं ये अब एक सोशल स्टेटस बन चुके हैं और हर व्यक्ति, खास तौर पर हमारे देश के युवा, इन महंगे प्रीमियम फोन्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें 70% लोगों ने ये आईफोन ईएमआई पर खरीदे हैं। इसका मतलब है कि लोग ऐसे फोन खरीदना पसंद कर रहे हैं जिनमें लेटेस्ट और बढ़िया कैमरा हो, अच्छी 5G कनेक्टिविटी हो और उसका ब्रांड वैल्यू भी ऐसा हो जो उनके लिए एस्पिरेशनल हो, जिससे वो समाज में उनका जो रुतबा है उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हमारा समाज में रुतबा बढ़ता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी उन्हें चाहिए, लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए और ब्रांड ऐसा चाहिए जो बहुत एस्पिरेशनल हो। और यही वजह है कि एक ज़माने में भारत के बाज़ारों में चीन के बने फ़ोन रूल करते थे क्योंकि ये बहुत सस्ते हुआ करते थे। अब हमारे देश के लोग
सस्ते फोन छोड़कर इस प्रकार लाइन लगाकर, लाइनों में घंटों तक खड़े होकर आईफोन खरीद रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। नमस्कार।